हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लासेस पर। देखिए, आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी है। कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, यानी जितने भी आपका क्वेश्चन कंपटीशन पूछता है जीएस में, आपका क्वेश्चन यहाँ से डन किया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं फटाफट टॉपिक पे। तो देखिए, जैसे आपको मालूम है, कोशिका ये चैप्टर का नाम भी है और आपका ये बॉडी का सबसे छोटा इकाई भी है। आपको मालूम है कि कोशिका यहाँ लिखा है नाम। कोशिका का देखिए जो टेक्निकल नाम होता है उसको बोलते हैं साइटो। कोशिका के इंग्लिश तो होता है सेल, परंतु इसका जो टेक्निकल नाम होता है उसका नाम है साइटो। लेकिन साइटो, कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका को अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। और टेक्निकल नाम क्या होता है दोस्त? साइटो होता है। ठीक है, देखिए शुरू में एक रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक था वो मृत कोशिका की खोज किया था। यानी बहुत छोटा कोशिका देखा था जो मृत था। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक किया था, 1665 ईस्वी में किया था। उसके बाद जीवित कोशिका खोज एंटिनो लिविनहॉग ने किया था, जीवित कोशिका की खोज। बाकी ये जो बॉडी है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम स्लाइडेन स्वान ने एक सिद्धांत दिया था, कहा था जो पूरी बॉडी है ये कोशिका से बनी है। यही वैज्ञानिक है स्लाइडेन स्वान, जो कि अपना एक सिद्धांत दिया है जो बॉडी है पूरी कोशिका से बनी हुई है। उसके बाद अब आप समझते हैं कि कोशिका मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी होती है। यानी कि ओवरऑल एक होता है, ओवरऑल मतलब हर जगह सबसे बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक मानव में होता है। तो मानव वाला यहाँ देख रहे हैं, मानव में यहाँ है और ये ओवरऑल होता है। यानी ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी अगर पूछा जाए कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है। ये ओवरऑल होता है। लेकिन वही अगर आपसे मानव में पूछा जाए, मानव में सबसे छोटी अगर पूछा जाए कोशिका क्या है, तो स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो यह मादा में होता है, अंडाणु, जो कि मादा में पाया जाता है, और ये नर में पाया जाता है, यानी पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु यानी कि यही दोनों आपस में मिलन करते हैं तो नए जीव का निर्माण होता है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं मानव में। देखिए बड़ा और लंबा में यही बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं कि बड़ा का मतलब जैसे आपको मालूम है लाल किला बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, लंबा है। अगर लंबाई का किया जाए अलग होता है, बड़ा अलग होता है। इसलिए जब अगर आपसे बड़ा पूछेगा, ब्रॉड पूछेगा तो अंडाणु करना, लेकिन जब मानव में सबसे लंबा पूछेगा कोशिका तो आप बताना न्यूरॉन्स होती है। बात क्लियर हुआ? वहीं लिखा तेज विभाजन। यानी कि आपको मालूम है जैसे कोशिका आपको कहीं चोट लग जाता होगा या कहीं कट जाता होगा दोस्त, तो आप लोग देखते होंगे कि वो धीरे धीरे क्या करता है, विभाजित होकर वहाँ से क्या करना, भरना चालू हो जाता है। तो जैसे कभी कभी कहीं कहीं नहीं भरता है और कहीं बहुत शीघ्र भरता है, तो कहाँ बहुत शीघ्र भरता है, कहाँ मलहम पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है और कहाँ बहुत मलहम पट्टी कर दिया जाए और तब भी नहीं बचेंगे, वही आपको समझा रहे हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है तेज विभाजन, लीवर ऐसा है कि उसमें चाकू मार कर निकाल दिया जाए और कुछ न किया जाए, कोई मलहम पट्टी न किया जाए दोस्त, लेकिन इतना तेज विभाजक है कि वो अपने आप में क्या होगा, टूट कर और भर लेगा। ठीक है, वहीं आपको देखना है न्यूरॉन्स, ये विभाजन रहित है। ये न्यूरॉन्स जो होता है ये विभाजित नहीं होता है, ये टूट जाएगा तो विभाजित नहीं होगा। इसीलिए ये जो हमारी पूरी न्यूरॉन्स है, आपको मालूम है ब्रेन में न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारी न्यूरॉन्स होती है। इसीलिए पुलिस कहती है अपना हेलमेट लगा कर चलो भाई रोड पे। यानी हर व्यक्ति जानता है कि जो हमारी हेड है यानी सर है, सबसे इम्पोर्टेंट यही माना जाता है, क्योंकि यहाँ अगर चोट लगेगी तो आपको मालूम है बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोशिका यहाँ जब टूट जाता है तो जुड़ना जल्दी असंभव है, जुड़ नहीं पाता है दोस्त। इसी के कारण कहता है कि अपना ये जो दिमाग होता है इसको क्या करना है, सेफ्टी रखना है। जैसे अगर मारेंगे यहाँ तो आपका मान लेते हैं ये थोड़ा सा चमड़ा टूटेगा, और मारेंगे तो खोपड़ी टूटेगा, और बहुत तेज़ मार देंगे तो अंदर चला जाएगा। अंदर चलने का मतलब ये है आपके यहाँ न्यूरॉन्स में चोट पहुँचेगा, न्यूरॉन टूटेगा और वो जल्दी जुड़ेगा नहीं। यही इसे क्लियर हुआ? अब आपको समझाते हैं। यहाँ देख रहे हैं शरीर, ये हमारी पूरी शरीर है, आपका भी शरीर है। बॉडी जानते हैं, पूर्ण से बॉडी है। आपको मालूम है जैसे मकान भी आपके पास होगा तो आप देखते हैं ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार। दीवारों से क्या बनते हैं, कमरे, और कमरे से क्या बनते हैं, आपका घर। यानी ईंट हो गया, दीवार हो गया, कमरे हो गए और घर हो गए। यही समझना है। यानी जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट है यूनिट होती है वो आपकी सेल है। सेल आपस में जुड़ते हैं तो कोशिका का निर्माण करता है। टिश्यू
से क्या बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, अंगों से क्या बनता है बॉडी, और बॉडी का मतलब होता है शरीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका जो बॉडी है अगर देखा जाए सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपको मालूम है सेल है। सेल से ऊतक यानी टिश्यू बना, टिश्यू से अंग ऑर्गन बना, ऑर्गन से बॉडी यानी कि शरीर बना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो बेसिक नॉलेज था जो कि फैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशन पूछता है, लेकिन इसके आगे दोस्त ये सब आपको गहराई में थोड़ा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आप फैक्ट आप रटेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बाज़ार गए होंगे दोस्त, मार्केट गए होंगे, सब्जी वाले के यहाँ गए होंगे या कोई किराने की दुकान पर गए होंगे, तो अगर आप सब्जी लेते हैं, धनिया मिर्चा मसाला जो भी लेते हैं, कद्दू लेते हैं, तो आपको एक तो झिल्ली में भर दिया जाता है और उस झिल्ली का ही नाम है कोशिका झिल्ली। यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, रसधनी, गोल्जी काय, लाइसोसोम, जीवद्रव्य, ये सब कुछ एक झिल्ली में भर कर रहता है और वो जो झिल्ली है उसी का मेम्ब्रेन नाम है और उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब यही समझते हैं कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली को हम थोड़ा सा बनाएंगे और तब आपको समझ में आएगा। ये कोशिका झिल्ली है, इसी के अंतर्गत सभी घटक, मिर्च मसाले, करेला, प्याज, आलू सभी इसी के अंदर रहेंगे। यानी ये एक वाल है, यानी कि उसी को बोलते हैं झिल्ली। अब बात आता है कि जो कोशिका झिल्ली होते कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दोस्त ये प्लांट्स और जंतु यानी दोनों पाया जाता है, पौधे और जंतु दोनों पाया जाता है। पूछा जाता है कोशिका झिल्ली काहे का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। दोस्त इंपॉर्टेंट है ये है, क्योंकि कोशिका भित्ति अलग होता है, कोशिका झिल्ली अलग होता है। अब कोशिका ये सभी अंग लिखा, सभी अंग इसी में रहते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, फिलहाल इनका काम अलग अलग है, लेकिन ये सभी लोग मिर्च प्याज की तरह इसमें भरे हुए हैं। वो जो जिसमें भरे हैं वही झिल्ली का नाम है कोशिका झिल्ली। अब बात आता है कोशिका भित्ति क्या होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आप लोग मार्केटिंग में ज़्यादा सामान लेते हैं तो एक झिल्ली में लेते हैं, अगर जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा उसका वेट हो जाता है, तो बगल आपका जो दुकानदार होता है एक तो झिल्ली और लगा देता है। एक तो झिल्ली और लगाने का मतलब डबल झिल्ली, और डबल झिल्ली हो जाता है उसी का नाम है कोशिका भित्ति। डबल झिल्ली का नाम है कोशिका भित्ति। इसका मतलब इसी के एक और लगा देते हैं झिल्ली और कोशिका भित्ति होता है। यानी कि हमारे जो मानव हैं, मानव की जो कोशिका झिल्ली की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं यह केवल प्लांट्स यानी पौधों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होते हैं घटक ज़्यादा होते हैं, उसमें भार वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें एक झिल्ली नहीं डबल झिल्ली की ज़रूरत पड़ती है और डबल झिल्ली हो जाता है उसी का नाम है कोशिका भित्ति। परंतु कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज का बना है। यही इंपॉर्टेंट है दोस्त। सेलुलोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये मैं केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। वहाँ आप लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री में जाना, वहाँ जैव और मालिक्यूल्स है, वहीं आपको अच्छे खासा पढ़ाएंगे। यहाँ पे इतना ही समझना है, ठीक है। तो आपको मालूम कोशिका भित्ति क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो आपको समझा दिया गया है। चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं ये सेलवाल है, कोशिका भित्ति है। अब यहीं देखो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने एम से प्रदर्शित किया, थोड़ा समझेंगे। एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंतर्गत है, सेलवाल यानी कोशिका भित्ति के अंतर्गत पहला मैंने घटक पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि शोषण यही करता है, यानी अंतः शोषण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, अंतः शोषण होती है। वायु शोषण फेफड़ों द्वारा बाहर निकलता है। अभी जस्ट हम रिस्पायरेशन यानी कि हम श्वसन पढ़ाएंगे, वहीं आपको अच्छे खासा बताएंगे फेफड़े यानी हीमोग्लोबिन से कैसे सिस्टम होता है। बस यहाँ समझना, इसी में श्वसन चक्र चलता है। ये जो केप्स है ये वैज्ञानिक है, केप्स नामक जो वैज्ञानिक था माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था, इसी को हम केप्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। एक केप्स चक्र में 38 ATP बनता है और 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा बाहर निकलता है। कैसे निकलता है दोस्त, मैं बार बार का रिस्पायरेशन वाले में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने क्लियर कर लिया। हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहेंगे, यह ध्यान देना है। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहेंगे। बाकी इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये शोषण करता है, क्रेब्स चक्र बनाता है और इसी में ऊर्जा का निर्माण होता है। हम ऊर्जा का फैक्ट्री भी बोल सकते हैं दोस्त, ऊर्जा का फैक्ट्री बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा देती है।
अब बात आता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, तो हर जगह आपके पास ऊतक है, सेल है, पूरी बॉडी में सेल है, यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, जीहा सेल है, यहाँ सेल है, पैर में सेल है, माइंड में सेल है, हर जगह सेल है। लेकिन आप बताइए, मैं पढ़ा रहा हूँ, जीभ से पढ़ा रहा हूँ, या तो मान लेते मैं दौड़ रहा हूँ, धावक हूँ, पैर से दौड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता मेरा सिर्फ पैर थकता है, बाकी सब सही रहता है। कभी भी व्यक्ति थकता है तो पूरी तरह से थकता है। मान लेते मैं पढ़ा रहा हूँ, जीभ देखिए इसे पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ। अब इस कंडीशन पर ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिर्फ जीभ थका है, बाकी सब कुछ नहीं थका, पैरों नहीं थका है। लेकिन मान लेते हैं ये हमारी पूरी बॉडी, देखिए पैर बड़े हैं तो इसमें ऊतक सेल भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा सेल होंगे तो बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगा। अब कोई व्यक्ति होना चाहिए कि पूरे पैर से निचोड़ के ले आकर हमारे जीहा तक पहुंचाना चाहिए एनर्जी को, ऊर्जा को। तो कौन वो व्यक्ति है जो कि पैर नहीं चल रहा था, वहाँ की सारी ऊर्जा को ले आकर हमारे जीहा तक पहुँचा रहा है? उसी का नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय हिंदी होता है, गोल्जी बॉडी इंग्लिश शब्द होता है, तो ये ध्यान देना है। इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए गोल्जी के नाम से जाना था, कैमिलो ने किया था। ये परिवहन का काम करता है, यानी कि पूरी बॉडी की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, ये संतुलित करती है, बैलेंस करती है। जैसे मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ, लिखते ऐसी बात नहीं मेरा एक हाथ थका है, बाकी सब कुछ सही है। अगर हाथ थक रहा है तो जितना ही भी एनर्जी है सभी गोल्जी काय द्वारा निचोड़ के हाथ में तब तक देता रहेगा जब तक पूरी बॉडी थक नहीं जाएगा। अर्थात पूरी बॉडी की जब तक एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक गोल्जी काय क्या करता है, जहाँ जरूरत पड़ता है वही एनर्जियों को खींच कर फेंकता रहता है। यही काम है दोस्त गोल्जी काय का। आगे बढ़ते हैं। परिवहन का काम करता है, यानी ऊर्जा का परिवहन। भाई परिवहन काहे का करता है? ब्लड का थोड़ा करता है, सिर्फ ऊर्जा का करता है। अब रसधानी क्या चीज़ होता है, अब समझते हैं। तो हमने गोल्जी काय के बारे में पढ़ा, गोल्जी काय भी पढ़ा। रसधानी यानी व्हीकल्स क्या चीज़ है, ध्यान देना। ये जल को संग्रहण करता है, यानी पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में जो होता है लगभग 65% वाटर होता है, यानी कि जल होता है। अब कहेंगे 65% जल कैसे हो सकता है, पेट में इतना होगा नहीं, जल तो होगा नहीं। लेकिन ये सारे के सारे जो रसधानी में जल है वो किसके अंतर्गत है? कोशिका के अंतर्गत है। यानी जो कोशिका है, पूरे कोशिका में जो हमारे पूरी बॉडी में जो जल है कितना है? 65% है। लेकिन वो जल किस में रहता है? वो कोशिकाओं में जाकर रहता है, इसलिए पता नहीं चलता है। यानी त्वचा में हर जगह जल ही जल भरा है। लेकिन ये जो हमारा रसधानी है ये हमारे यानी कि मानव में बहुत छोटा होता है, जंतुओं में छोटा होता है, परंतु पौधों में रसधानी ज़्यादा होता है। इसलिए पौधों में जो होता है पानी की मात्रा, जल की मात्रा सबसे अधिक होता है। आप लोग देखते होंगे अगर हरे पौधे को एक थोड़ा सा गुटखा काट लीजिए तो 5-6 किलो हो जाता है, वही 5-6 किलो सूख जाता है तो 1 किलो में हो जाता है। अब समझिए 5 किलो का गुटखा सूखने पर 1 किलो हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो जल किस में रहता है दोस्त? रसधानी में होता है। तो रसधानी में होने का मतलब ये है कि रसधानी सबसे बड़ा किस में होता है? पौधों में होता है। छोटा किस में होता है? मानव में होता है। बहुत छोटा नहीं होता है, फिलहाल होता है। आपको मालूम हो गया रसधानी क्या है, क्लियर हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाता है, गोल्जी काय एनर्जी को दौड़ाता है, हर जगह संतुलित करता है। रसधानी क्या करता है? जल को संग्रहित करता है। तीनों आप रिवाइज कर लिए हैं। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, 5 नंबर बाद 6 आएगा। तारक क्या है? तो देखिए तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बाबरी ने किया था। पहले समझिए तारक काय की खोज बाबरी ने किया था। ये कोशिका विभाजन करता है। जैसे आपका ये कोशिका टूट गया या मान लो चोट लग गई तो कोशिका जो होती है वो भरेगा, यानी एक से अनेक में टूटेगा। और एक से अनेक में टूटकर तभी तो वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बगल से आकर वहाँ हो गया, बगल आपका खाली हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक से टूटकर अनेक में होता है। तो जहाँ ज़रूरत होता है वहीं कोशिका जाकर बैठ जाता है और आपकी क्षतिपूर्ति करता है। तो क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तारक काय। अगर तारक काय नहीं रहेगा तो कोशिका टूटेगा ही नहीं, विभाजन होगा ही नहीं। तो जहाँ आपका क्षति हुआ रहेगा वहाँ पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो इसका सिर्फ काम यही है कि कोशिका विभाजन जब भी होता है इसी के कारण होता है।
और कोशिका विभाजन ज़रूरत कब पड़ता है, जब कहीं टूट फूट जाता है तो वहीं विभाजित होकर उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए होता है। यहाँ समझना है थोड़ा सा, लीवर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था, यहाँ लीवर जो होता है, यहाँ जो लीवर होती है उसमें सबसे मैक्सिमम तारक काय होता है, इसलिए लीवर में क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो ब्रेन होती है, ब्रेन में आपके ये तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय 90% नहीं पाया जाता है, क्लियर करते हैं, और 10% गैलियन सेल पाया जाता है। गैलियन सेल क्या है अभी आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कोशिका विभाजन कौन, आज से पूछा जाए कि कोशिका विभाजन किसके कारण होता है, सभी का सभी फैक्ट आपका हेडिंग में आ जाएगा ऑप्शन में, तो बता लेना सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका विभाजित होता है। ये वही पता है, लीवर में मैक्सिमम होता है, ब्रेन में सबसे कम होता है, बाकी अदर्स बॉडी में रहता है मैक्सिममाइज, यानी कि काम होने के लिए आपका पर्याप्त रहता है। इसीलिए ब्रेन बहुत सेफ्टी रखना चाहिए। अभी मैंने इसके बारे में बताया था। ये गैलियन सेल क्या होता है, गैलियन सेल के कारण ही कभी कभी जैसे आपसे कैंसर होता है, दिमाग में सुने हैं ना, ब्रेन में कैंसर हो गया। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल हो जाता है, यानी कोशिका विभाजन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरी ब्रेन क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, यानी कि पूरी कैंसर हो जाती है, यानी जो भी बीमारियाँ होती सब फैल जाती है। रीज़न ये है कि 10% गैलियन सेल के कारण, और यही के कारण से आपका क्या होता है, सिस्टम पूरा है। आगे देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है। जैसे ये कोशिका है, तो आपने क्या क्या पढ़ा उसको हम लिख देते हैं। तारक काय यानी सेंट्रोसोम पढ़ा। अब किसका आया है, जीव द्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब एक झिल्ली में ही भरे हुए हैं, यही इसीलिए आपको झिल्ली में दिखा रहे हैं। तो ये देखिए काम क्या करता है। देखिए ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये पिलर का काम करता है। जैसे ये लोग माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, वैक्यूलस है और सेंट्रोसोम है, ये सब क्या करते हैं, अगर जालिका नहीं रहेगा, यानी ये पिलर का काम नहीं करेगा, तो पूरा चिपक जाएगा, और पचक जाएगा तो सब आपस में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के कारण एक को काम नहीं करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। यानी इसका भी बहुत बड़ा भूमिका है अंतःप्रद्रव्य जालिका का, यानी कि पार वर्क कर रहा है दोस्त, पिलर का काम करता है, यानी पिलर की तरह खड़ा है। इसी के अंतर्गत सारे ये एलिमेंट इनके अंतर्गत भरे हुए हैं। इनका नाम क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। हाँ, आगे देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होते हैं, ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। वही हमने कहा, कंकाल का मतलब समझते हैं हड्डियों का संरचना होती है। आंतरिक सहायक करता है, यानी उसके इंटरनल जो होता है उसको सेफ्टी करता है, हेल्प करता है कि आप लोग आपस में मिक्स नहीं होंगे, अर्थात पिचकेंगे नहीं। वसा का निर्माण भी करता है। अब थोड़ा देखते हैं, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है 2 भाग में डिवाइड है। पहला कौन सा है, रफ है, दूसरा है स्मूथ। रफ वाला जो होता है उसमें क्या मिलता है, राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन मिलता है। यानी रफ वाले भाग में प्रोटीन का निर्माण करता है। और बार बार ये ध्यान देना है कि जो प्रोटीन होता है दोस्त, वो प्रोटीन डायरेक्ट नहीं यहाँ प्राप्त होता है, वो राइबोसोम में पाया जाता है। यानी राइबोसोम ज़्यादा रहेगा तो प्रोटीन ज़्यादा होगा। तो रफ वाले भाग में राइबोसोम ज़्यादा होता है, और राइबोसोम के कारण हमको प्रोटीन मिलती है। इस साइड देखते हैं स्मूथ वाले में। स्मूथ वाले में क्या होता है, वसा का निर्माण करता है। तो स्मूथ वाले भाग में वसा का निर्माण करता है, और रफ वाले भाग में प्रोटीन का निर्माण करता है। परंतु प्रोटीन किससे बनता है, राइबोसोम से बनता है। ये बात क्लियर हुआ। आगे देखते हैं राइबोसोम है क्या। अभी हमने राइबोसोम के बारे में बताया। तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था, 1955 में किया था। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सबसे प्रोटीन जो होती फैक्ट्री बना कर रखता कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम कम है तो प्रोटीन की कमी हो जाएगा। अब बात आता है कि राइबोसोम के प्रकार होते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इससे हम बड़े और छोटे आकार का पता करते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बड़े या छोटे आकार का पता कैसे करेंगे, हम उनकी आकार देखकर नहीं बताएंगे। यही यहाँ ध्यान देना है। हम दोनों को यानी 2 भाग, यानी कि ये 70 यस है, यस का मतलब यही है
सेडिमेंटेशन, ठीक है। यहाँ यस का मतलब यही हुआ। एक 70 है, एक 80 है। 70 छोटा है और छोटे वाले का नाम है प्रोकैरियोटिक, और 80 यस ये बड़ा वाला है, इसका नाम है यूकैरियोटिक। और छोटा बड़ा इसको कैसे चेक करना है, इसको हम वाटर में छोड़ देंगे, जो डूब जाएगा उसको हम बड़ा कहेंगे और जो नहीं डूबेगा उसे हम छोटा कहेंगे, या जो जल्दी डूबेगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। जो जल्दी नहीं डूबेगा या नहीं डूबेगा उसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसके वीडियो नंबर 2 में होगा, वहाँ आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी 8 के बाद नंबर आएगा 2, लाइसोसोम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉरी केंद्रक। तो हमने राइबोसोम भी पढ़ लिया। अब किसका नंबर आया, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे राजा का काम करता है। ये पूरे कोशिका में राजा का काम जो होता है वो न्यूक्लियस करता है। यही क्या करता है, सबको बताता भाई साहब इसको इधर करिए, यानी चलिए आप इधर काम करिए, इधर कर, यानी सबको समझिए कि ये एक स्टिक लेकर रेडी रहता है मारने के लिए, तू काम कर, ये कर। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तू जल्दी एनर्जी बना, और गोल्जी का है तू जल्दी एनर्जी को संतुलित कर ले जा पहुँचा, और वेहिकल्स ये, और ये अंतःप्रद्रव्य, यानी एक प्रकार देखा सबका मेन मालिक कौन है, न्यूक्लियस होता है। इसीलिए मैंने आकार में थोड़ा सा बड़ा बनाया। इसका काम क्या है, इसका केंद्र का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका में ही यानी केंद्र में ही क्रोमोसोम पाया जाता है और कोशिका में DNA RNA पाया जाता है। बाकी राइबोसोम में आपको मालूम है जीन पाया जाता है, और जीन से क्या क्या चीज़ें होते हैं आपको मालूम बताएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा न्यूक्लियस ये सीनियर है। सीनियर मतलब सबका देखभाल करता है, ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे ये जो कोशिका के अंतर्गत ये सब कंपोनेंट हैं। अगर एक कंपोनेंट काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी स्टॉप हो जाएगा। एक इंजन की तरह है, ऐसे इंजन में कोई भी एक पार्ट ख़राब हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से एक IC भी वहाँ गड़बड़ हो गया, डायोड भी ख़राब हो गया, एक ठो रजिस्टर ख़राब हो जाता तो पूरी सिस्टम बंद हो जाता। इसी प्रकार ये पूरे साथ में चलते हैं, एक ठो कोई बंद हुआ तो गड़बड़ हुआ। तो यही आपने देखा न्यूक्लियस ये चचा है, बाकी ये सब बच्चे के समान है। अब बात आता है लाइसोसोम क्या करता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्त लाइसोसोम का भी खतरनाक काम है और अच्छा काम है। क्या काम है देखते हैं। तो मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया, इसमें से कोई घटक एक ख़त्म हो गया, तो मान लेते हैं कि जो लाइसोसोम होता है, ये जो चिट्ठी होती है आप लोग देखते हो गांव में कोई ख़त्म हो जाता है उसको उठा कर ले जाते हैं, तो वही काम ये करता है। यानी कोशिका को ये साफ़ रखता है हमेशा। साफ का मतलब होगा जैसे ये लोग अगर जो भी मरेगा वहाँ काला काला हो जाएगा, तो लाइसोसोम क्या करता है, वहाँ जाकर जो काले काले पड़ते हैं उसी को क्या करता है, साफ़ कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम का भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बार बार कहा इंजन के समान है, एक नहीं रहेगा तो सब सिस्टम बंद बॉडी का। तो वही चीज़ लाइसोसोम मान लेते हैं ये R ख़त्म हो गया, ER ख़त्म हो गया, C गोल्जी का कोई भी एक व्यक्ति ख़त्म होगा तो ये जल्दी इसको जाएगा गला देगा और नया उसमें उत्पन्न हो जाएगा और आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आपस में घृणा करने लगते हैं, हम नहीं करेंगे। गोल्जी काय कहेगा भैया हम ऊर्जा नहीं ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हम ऊर्जा ही नहीं बनाएंगे। तो ये कहता है न्यूक्लियस अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम बोलता है ये लोग काम नहीं करेंगे तो मुझे बताना, अगर ये फाड़ देगा तो सारे के सारे गल जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया ये जाकर गलाता है सभी को, यानी कि कोई भी ख़त्म हो जाता है उसको उठा कर ले जाता है, यानी गला लेता है। लेकिन अगर ये अपने आप में फाड़ देगा तो यहाँ न्यूक्लियस चचा भी नहीं बचेंगे। जो न्यूक्लियस चचा आपके हैं वो नहीं बचेंगे, सारे के सारे चले जाएंगे, अर्थात ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ये कहता है अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हम ही अपने आप को फाड़ देंगे, अपने आप को फाड़ देगा तो सब जल जाएंगे, यानी कि सब गल जाएंगे। इसीलिए लाइसोसोम से सभी सावधान रहते हैं और ये न्यूक्लियस चचा को ध्यान देते हैं। बताइए न्यूक्लियस चचा लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो बताना, हम जाकर फाड़ कर टच कर दें, ख़त्म। ये कौन कहता है, लाइसोसोम कहता है। लेकिन एक बात आप लोग देखते होंगे, कभी कभी आप लोग को अचानक चोट लग जाता है, जैसे आपको लॉकडाउन में लाठी पड़ी हुई होगी, बहुत लोगों को पड़ा हो गया। कभी कभी आप देखते इतना ज़्यादा कहीं दब जाता है, आप लोग दरवाज़ा से बचपन में बहुत लोग दब जाते हैं, खींच के दबते हैं, या कहीं भी अचानक चोट लगता है तो आप देखते हो वहाँ काला काला हो जाता है। अब काला काला होने का मतलब ये हुआ है कि पूरी कोशिका ये ख़त्म हो गई
और जब कोशिका खत्म हो गई यानी लाइसोसोम खत्म हो गया। अगर लाइसोसोम जिंदा रहता तो बेचारे सबको गला कर साफ कर देता, लेकिन कोशिका मर गया तो इसका मतलब पूरा ये अंदर का खत्म, लाइसोसोम खत्म हुआ। अब क्या होगा, अब कैसे काले काले वो सफ़ेद होगा, यानी कैसे सही होगा, अब यही बात फंसता है। तो उसके बगल वाले जो कोशिका तो जिंदे रहे, ऐसी बात नहीं यहाँ चोट लगा है काला हुआ तो पूरी बॉडी ये हो गई, ऐसा तो नहीं होगा, इधर तो सही है ना। तो उसके बगल वाले जाकर देखेंगे अरे बाप रे बाप, इनके परिवार में सब मर गए का, देख रहे अरे याराव मरा, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कायो मरा, वैकलस मरा, साइटोसोमा मरा, यार अंतःप्रद्रव्य मरा, लाइसोसोम मरी गए, अरे बाप रे बाप सब मरी गया। और सब मरने का मतलब क्या करते, बगलिया वाले छिड़कत ही, वो अपन देखत नहीं, कमी तो नहीं पड़ा, अगर अपन कमी पड़े तो न देंगे, थोड़ा थोड़ा छिड़के हैं, और जैसे छिड़के हैं तैसे लोग का कहीं गल जाएंगे, और गले के बाद क्या होगा, आपका जैसे त्वचा रहेगा उसी त्वचा में ये लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ से बात आता है अब किसका नंबर, लाइसोसोम तो हो गया। यहाँ लिखा डी, डूबे ने किया था, जल अपघटन एंजाइम का काम करता है। कोशिकी पाचन, वही कोशिकी पाचन मतलब कोशिका को ये गलाता है, अभी हमने आपको बताया। आत्महत्या के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका को आत्महत्या भी कर देता है, अगर अपने आप को फाड़ देगा तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब लास्ट है जीव द्रव्य क्या है, यानी प्रोटोप्लाज्मा क्या है। जैसे बताइए, मान लेते हैं आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में लड़कियों का शादी होता है तो आप लोग देखते हैं ट्रैक्टर है जो मैजिक होती है, वहाँ सिंगारदानी, पलंग, कूलर, फ्रिज सब कुछ ऐसे तो रखते नहीं है ना, काहे ऐसे रखेंगे ना तो खट 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 अब पता लगे पहुँचत सिंगारदानी शीशा उसा सब टूट फूट गया है। उसके लिए दोस्त क्या करते हैं, वहाँ कपड़ा लगाते हैं या तो एक बिचवा में फेंकते हैं का पियरा, देखते होंगे पियरा इसलिए फेंकते हैं ताकि आपस में जो घटक है वो आपस में टच ना करे। जैसे ये लोग अगर हम लोग खेलेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे ना, इसीलिए इसके बिचवा में एक ठोक डाला जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य नहीं रहेगा दोस्त, इसीलिए कहता हूँ पूरी मूल इकाई जो भौतिक इकाई है, शरीर जो बॉडी है, जीव द्रव्य बहुत बड़ी भूमिका है। जीव द्रव्य नहीं रहेगा ये आपस में टकराएंगे और लाइसोसोमा का खतरनाक कहानियाँ जानते हैं, सबको गला कर खा के ख़त्म कर देगा और कोशिका नहीं पूरी बॉडी ही नष्ट हो जाएगी। यही अब मैटर करता है कि ये अब जीव द्रव्य क्या है वही हमने बताया। जैसे मान लेते बैग में आप बहुत कुछ, आप एक फ़ोन भी लेते होंगे तो आप लोग फ़ोन में देखते हो कितना बढ़िया बगल में प्लास्टिक वगैरह लगाए रहते हैं, सुस्ता लगाए रहते हैं, बहुत चीज़ें लगाए रहते हैं ताकि आपका वो सिस्टम घट ना हो। तो वही चीज़ें समझना है। तो यह जीव द्रव्य क्या होता है, पूरे इसमें ऐसे एक ठो जल की तरह भरा रहता है और इनको क्या करता बांध कर रखता है, यानी ये चीज़ अब उसमें टच नहीं करेंगे, जो जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। ये किसके कारण, जीव द्रव्य कारण। तो ये इसका खोज किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था। और जीव द्रव्य एक कोशिका जीव द्रव्य होता है, एक केंद्रिका द्रव्य होता है। इसका मतलब ये हुआ जब पूरी बॉडी में यानी कि पूरे एक कोशिका में जो जीव द्रव्य भरा है उसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका हम द्रव्य बोलते हैं, लेकिन जो नाभिक में भरा रहता है यानी न्यूक्लियस में है, केंद्रिक में है, उसको हम बोलते हैं वही केंद्रिका। यानी जो पूरे में भरा है ये टोटल उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, आपके केंद्रकों में भरा है और उसी को बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्त मिलते हैं।